नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं 24 जनवरी की जो महत्वपूर्ण घटनाएं आइए उन पर चर्चा कर लेते हैं। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे और आयोग द्वारा यहां से किस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं। देखिए, न्यूज़पेपर में हर चीज़ नहीं पढ़नी होती है, लेकिन कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं जो हमारी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण बन जाती हैं। आइए उन्हीं घटनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहली राष्ट्रीय घटना ये दी है, यहाँ पे मोदी जी ने क्या कहा है, जो पराक्रम दिवस मनाया गया 23 तारीख में, उस अवसर पर जो है मोदी जी ने ये कहा है छात्रों से, जो लोग देश को कमज़ोर करना चाहते हैं उनसे रहना है सतर्क। ये पीएम मोदी जी ने कहा है। और एक इस अवसर पर कहा है तो सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती मनाई जाती है 23 तारीख में, 23 जनवरी 23 जनवरी को, और ये किस नाम से, तो पराक्रम दिवस के नाम से इसको जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया था, पराक्रम दिवस के नाम से। कहाँ पे, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है वो पराक्रम दिवस के नाम से मनाई जाती है। और कब से पराक्रम दिवस नाम रखा गया है इस अवसर पर, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो छात्र हैं उनसे मोदी जी ने ये कहा है कि देश को जो लोग कमज़ोर करना चाहते हैं उनसे सतर्क रहना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं, एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था नई दिल्ली में और गुरुवार को आयोजित किया गया था। कहाँ पे, तो संविधान सदन में। कहाँ पे, तो संविधान सदन में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि अब पूछ लिया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी 23 जनवरी में, उस समय जो है कहाँ पे कार्यक्रम श्रद्धांजलि दी मोदी जी ने और छात्रों से भी संवाद किया। तो ये जो है संविधान सदन में किया है नई दिल्ली में। किसने, तो मोदी जी ने जो है श्रद्धांजलि दी है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि जो संविधान सदन है, इसी जो पुरानी संसद थी, पुरानी संसद का नाम रखा गया है। पुरानी संसद का नाम जो है संविधान सदन रखा गया है, याद रखिएगा। तो अभी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है श्रद्धांजलि कहाँ पे दी, तो ये नई दिल्ली संविधान सदन में। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं, पूछा जा सकता है। बाकी अगर बात करते हैं, जो उत्सव मनाया जा रहा है कहाँ पे, पराक्रम दिवस का जो भव्य उत्सव होगा वो नेताजी की जो जन्मभूमि है, कहाँ पे, उड़ीसा के कटक में ये जो है आयोजित किया जा रहा है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जो स्टैटिक में हमारी पूछा जा सकता है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उसके बारे में अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ पे जो है स्टैटिक में ये पूछा जा सकता है, यहाँ से जो हमारी भारत सरकार है उसने जो है 2019 में क्या किया था, तो दिल्ली के लाल किले पर जो है नेताजी के नाम से म्यूजियम का निर्माण किया था। किसका म्यूजियम का निर्माण किया था, किसने, तो भारत सरकार ने। कहाँ पे, दिल्ली के लाल किले पर। अब यहाँ पे दूसरा एक इसी साल 2019 की बात करें तो इसमें ही जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी शुरू किए थे 2019 में। तो ये भी भारत सरकार द्वारा ही महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर बात करते हैं 2021 में। 2021 में निर्णय लिया गया भारत सरकार द्वारा कि जो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है उस अवसर को जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाए। तो ये जो है भारत सरकार ने ये निर्णय लिया था 2021 में। 2021 से जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं, जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट के पास में ही जो है नेताजी की एक प्रतिमा भी लगाई गई है, याद रखिए, इंडिया गेट के पास में। तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, इंडिया गेट के पास में जो है नेताजी की प्रतिमा लगी हुई है। फिर बात करते हैं, जो अंडमान द्वीप है उसमें जो है नेताजी के नाम पर ही रखा गया, अंडमान द्वीप का नाम, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं, जो पराक्रम दिवस के अवसर पर छात्रों से मोदी जी ने बात की है, तो छात्रों से बात जो की है मोदी जी ने वो संसद के सेंट्रल हॉल में की है, याद रखिएगा। वहीं पे मोदी जी ने कहा है कि जो लोग देश को कमज़ोर करना चाहते हैं उनसे रहना है सतर्क। तो ये मोदी जी ने छात्रों से कहा है, याद रखिए। आपको स्टैटिक भी याद रखनी है, साथ में कौन सी चीज़ें कहाँ पे स्थापित की गई हैं, कब इसका पराक्रम नाम रखा गया है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी अगर बात करते हैं अब जनवरी में जो 23 जनवरी आई है, तो आइए जनवरी के जितने महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करते हैं 9 जनवरी, तो 9 जनवरी आप बहुत ही खास डेट है, आप शायद पता भी होगा आप लोगों को। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और मनाया भी गया। इस बार 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, याद रखिए। इसका एक समारोह आयोजित किया गया था, कहाँ पे, तो उड़ीसा में आयोजित किया गया था
आपने अगर नहीं देखी ये वीडियो तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया गया। और इस पे बात करते हैं तो उड़ीसा के जो राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ पे ये मनाया गया है। फिर अगर दूसरी बात करें 18वां मनाया गया। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है ये क्यों मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन क्यों मनाया जाता है। तो ये जो है प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो है 9 जनवरी 1915 में जो है जो बापूजी बोले जाते हैं महात्मा गांधी आए थे, वापस आए थे। कहाँ से, तो वापस आए थे साउथ अफ्रीका से आए थे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए जो है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और इस बार 18वां सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अब यहाँ पर ऐसे भी पूछा जाएगा कि जो है 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया जाता है। अब यहाँ पे दूसरी बात ये महत्वपूर्ण बन जाती है, इस बार कौन सा जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो 18वां किया गया है। अगर आपने स्पेशली वीडियो इसकी देखनी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर अगर बात करते हैं 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस आ जाए या सेना दिवस आ जाए तब भी आपको सही लगाना पड़ेगा, 15 जनवरी को याद रखिएगा। फिर अभी बात ही कर चुके हैं 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। फिर बात करते हैं 24 जनवरी, महत्वपूर्ण है, 3 दिवस मनाए जाते हैं इनमें, याद रखिएगा। तो 24 जनवरी की अगर बात करते हैं तो इसमें बात करते हैं तो ये जो है एक तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। फिर अब बात करते हैं, फिर मनाया जाता है राष्ट्रीय, आज ही के दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है, बालिका दिवस। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी है आज उत्तर प्रदेश का। तो 24 जनवरी को ये महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस मनाया जाता है, याद रखिए, मतदाता दिवस। फिर बात करते हैं फिर यहाँ पे अगली बात करते हैं 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को जो है क्या मनाया जाता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। और इस बार मुख्य अतिथि के रूप में कौन आ रहे हैं, तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्राबोवो सुबियांटो, वो आ रहे हैं, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं 30 जनवरी को। तो 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस, इस दिन जो है गांधी जी की जयंती होती है, याद रखिएगा। तो इतने जो महत्वपूर्ण दिवस पूछे जाते हैं जनवरी के, तो इतने जनवरी के दिवस आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, फिर यहाँ पे चीन जा रहे विदेश सचिव मिस्री के एजेंडे में चीनी कामगारों को वीज़ा सीधी उड़ान सेवा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ये जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे एक वार्ता हुई थी मोदी जी की और चीन से क्या वार्ता हुई थी, तो मोदी जी की वार्ता हुई थी और चीन के राष्ट्रपति से।
चीन के राष्ट्रपति कौन है, तो ये पूछा जा सकता है शी जिनपिंग, ये है, याद रखिएगा। और इनका वार्ता होती अक्टूबर 2024 में वार्ता होती है, और इसमें कहा गया था, ये सहमति बनी थी कि मतलब जो है उड़ान भरी जाएगी सीधी, मतलब भारत से सीधे चीन के लिए। तो यहाँ पे बात करते हैं जो मिश्री जी हैं क्या है, तो इनके पास जो पद है वो क्या है, तो विदेश सचिव है विक्रम मिश्री। तो इन्होंने जो है इनकी यात्रा है 26-27 जनवरी को यात्रा है, और कहाँ जाएंगे, तो बीजिंग का यात्रा करेंगे। कहाँ का, बीजिंग का यात्रा, याद रखिए। अब यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि विदेश सचिव जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं, तो ये जो है विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। कहाँ पे, तो विदेश सचिव में यही पूछा जा सकता है इनका पद, और ये कहाँ जा रहे हैं, बीजिंग जा रहे हैं। बीजिंग क्या है, चीन की राजधानी है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं करीब 1.5 महीने के भीतर जो है भारत और चीन के बीच क्या होगी, तो उच्च स्तरीय चर्चाएं होंगी, उच्च स्तरीय जो वार्ताएं होती हैं वो होंगी। और ये कौन सी वार्ता होगी, तो दूसरी वार्ता होगी। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि उच्च स्तरीय जो वार्ता होती है, जो चर्चाएं होती हैं, वो कौन सी वार्ता होगी चीन और भारत के बीच, तो दूसरी होगी। ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी, अगर बात करते हैं तो ये बीजिंग गए थे पहले। अगर बात करते हैं चीनी विदेश मंत्री की, तो वांग यी के साथ जो है इनकी वार्ता हुई थी। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि उच्च स्तरीय जो वार्ता होगी उसके बारे में ये जो है बात करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ये बात क्यों करने जा रहे हैं, तो इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें ये बन जाती हैं। किस मुद्दे पे बातें होंगी, तो मुद्दा ये होगा कुछ जो लद्दाख में स्थित वास्तविक नियंत्रक लेखा है, मतलब LAC है, उसके पास जो है चीनी घुसपैठ हुई, उस पर जो है प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में बात होगी। फिर जो है दोनों देशों के बीच जो है सीधी उड़ान सेवाएं जो हैं शुरू करने की बात हो रही है, शुरुआत हो रही है, तो उसके बारे में बात होगी, इसी के बारे में बातें होंगी। तो याद रखिए यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि कौन जो है अभी हाल ही में चीन की यात्रा करेंगे। तो यहाँ पे और कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आपको यही याद रखना है जो चीज़ें मैंने बताई हैं। तो यहाँ पे बात करें परेड की तैयारी, तो परेड की तैयारी ज़ोरों से चल रही है। गणतंत्र दिवस समारोह जो मनाया जा रहा है उसमें परेड जो है लगभग 16 राज्यों की जो झांकी है वो इसमें भाग ले रही हैं। और इस बार जो है कर्तव्य पथ पर जो है किसका प्रदर्शन हुआ है, तो इसमें जो है भारत मौसम विज्ञान विभाग है उसकी झांकी भी भाग लेगी। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है, इसका स्थापना होता है 1875 में स्थापना होता है भारत मौसम विज्ञान का। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बन जाता है कि इसका स्थापना हुआ था 15 जनवरी 1875 में। अब इसका 150 वर्ष मतलब 150 वर्ष पूर्ण हो चुके, और इसके उपलक्ष्य में इसको भी भाग मिलेगा, याद रखिए। और इसका जो है समारोह भी मनाया गया था 15 तारीख में, कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। तो अब महत्वपूर्ण बन जाता है, पूछा जा सकता है, पूछ लिया जाए कितना वर्ष पूर्ण हुआ है किसको, भारत मौसम विज्ञान विभाग को, तो ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे ये जो वाला कॉपीराइट उल्लंघन वाला, क्योंकि इनका जो फिल्म है वो चर्चा में रहा है, तो आइए चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे बताया गया कॉपीराइट उल्लंघन मामले में कंगना रनौत और अन्य जो उनके सहयोगी थे उनको नोटिस दिया गया है। आइए क्या नोटिस दिया गया है, नोटिस में क्या बताया गया है, तो इनको ये कहा गया है कि कॉपीराइट उल्लंघन किया है, और किसने दिया है, तो पटना हाई कोर्ट ने दिया है। पटना हाई कोर्ट, याद रखिएगा। पटना किसकी राजधानी है, तो बिहार की राजधानी। इसमें याचिका डाली थी, किसने डाली थी, तो कल्पना सिंह ने याचिका डाली थी। क्यों याचिका डाली थी, तो इसमें बताया गया है जो कल्पना सिंह थी उन्होंने याचिका इसलिए डाली थी, उन्होंने कहा था बिना अनुमति के जो है राष्ट्र कवि थे कौन, तो रामधारी सिंह दिनकर। इनकी एक पंक्ति है, कौन से सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो ये जो है इन्होंने फिल्म में, जो इनकी फिल्म बनी है कौन सी, तो इमरजेंसी जो फिल्म बनी है उस पर इन्होंने ये प्रयोग किया, बिना अनुमति के प्रयोग किया, इसलिए जो है कॉपीराइट उल्लंघन इन्होंने किया है। इसके लिए इनको नोटिस दिया गया है। इनकी फिल्म जो है इमरजेंसी, अब इमरजेंसी जो फिल्म है महत्वपूर्ण इसलिए बन जाती है, इन्होंने जो है डायरेक्ट की है, और इन जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में इसको बैन कर दिया गया है, बांग्लादेश में। और साथ में जो पंजाब है, पंजाब राज्य है, उसमें भी ये फिल्म नहीं चली है, याद रखिए। 17 तारीख को रिलीज होनी थी इसको फिल्म को बांग्लादेश में, लेकिन उससे पहले प्रतिबंध लगा दिया गया। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसमें गायक कौन है, तो गायक भी महत्वपूर्ण बन जाता है। निर्देशन तो इन्हीं ने किया है, कंगना रनौत जी ने, लेकिन गायक कौन है, तो गायक की अगर बात करते हैं तो गीतकार जो है मनोज मुंतशिर हैं, याद रखिए। इनका भी जो है नोटिस दिया गया है इनको।
कॉपीराइट उल्लंघन का ये मामला जो है 26 अगस्त 2024 को फिल्म की प्रचार सामग्रियों की रील के बाद सामने आया। तो याद रखिए ये उल्लंघन का मामला जो कब आया तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो है कौन सी फिल्म पर जो है कॉपीराइट उल्लंघन का जो है नोटिस दिया गया और किसको नोटिस दिया गया, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे यही नोटिस के बारे में बताया गया है। इसमें यह बताया गया कि बिना अनुमति के आपने कोई भी कंटेंट जो है यूज नहीं कर सकते हो, याद रखिएगा। अगर इसकी बात करते हैं तो ये जो है ऐतिहासिक पंक्ति कब लिखी गई थी, 26 जनवरी 1950 को लिखी गई थी, याद रखिए। और एक कविता जो है जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म है, इसके लिए जो दिनकर जी ने ये लिखी थी प्रसिद्ध। और इनकी प्रसिद्ध जो है पुस्तक कौन सी है, तो पुस्तक जो है नील कुसुम, नील कुसुम जो है ये पुस्तक है। इसमें जो है पंक्ति बताई गई, याद रखिए। पहली बार 1954 में जो है प्रकाशित नील कुसुम दिनकर की साहित्यिक विरासत का महत्वपूर्ण अंश है, इसका याद रखिएगा। तो आप जब भी ये प्रश्न बनेगा इमरजेंसी फिल्म से तो ये पूछा जा सकता है जो पंक्ति ली गई है फिल्म में वो पंक्ति किसकी है, या पूछ रहे कौन सी पुस्तक की है, पुस्तक कब लिखी गई है, या जो है ये पूछा जाएगा कि चैप्टर कौन सा है। तो कविता जो है जनतंत्र का जन्म और ये पुस्तक कौन सी है, नील कुसुम। तो याद रखिए ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे इमरजेंसी फिल्म की अगर बात करते हैं तो इमरजेंसी फिल्म जो है महत्वपूर्ण इसलिए बन जाती है किस पर आधारित है, एक जो है किस पर आधारित है तो महत्वपूर्ण बन जाती है। तो ये आधारित है आपातकाल। आपातकाल जब पहली बार लगाया था 1975 में, 1975 में जब आपातकाल लगाया गया था 25 जून को लगाया गया था। अभी एक महत्वपूर्ण एक करंट का और प्रश्न बताएंगे। जब 25 जून को ये जो लगाया गया था उसके बाद जो है उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो प्रधानमंत्री था भारत की प्रथम महिला जो बनी थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी प्रधानमंत्री थी, उसी समय जो है लगाया गया था आपातकाल। और आपातकाल का भारतीय संविधान में उल्लेख कहाँ पे किया गया है, तो राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 352 में मिलता है, याद रखिएगा। ये जो है लगाया गया था, याद रखिए। आगे महत्वपूर्ण ये बन जाता है जब भी देखिए करंट से बनेगा तब ये पूछ लिया जाएगा कि आपातकाल जब 1975 में लगाया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन था। तो ऐसे भी प्रश्न बनाया जा सकता है। फिर एक प्रश्न ऐसे भी बनाया जा सकता है कि जो है जो इमरजेंसी फिल्म है वो किस पर आधारित है, तो ये जो है आपातकाल पर आधारित है, याद रखिए। फिर एक प्रश्न ऐसे भी बनाया जा सकता है कि आपातकाल का जो है उल्लेख कहाँ पे मिलता है, क्योंकि जब करंट से बनता है तो उससे रिलेटेड जो स्टैटिक होती है वो भी बनती है। अब यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी अगर बात करते हैं जो इमरजेंसी फिल्म है उसको कहाँ कहाँ बैन कर दिया गया है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि जो 25 जून को है, 25 जून को जब भी आपातकाल लगता है तो जो है संविधान के कोई भी रूल फॉलो नहीं होते हैं। और जब भी आपातकाल लगता है जो अनुच्छेद 19 है जो फंडामेंटल राइट है वो भी स्वतः ही निलंबित हो जाता है। फिर एक बात और है जो अनुच्छेद 20 और 21 है, और जो अनुच्छेद 20-21 है इनकी जो है ये निलंबित नहीं होते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ ये बन जाती है जो अपने गृह मंत्री अमित शाह जी उन्होंने जो है 25 जून को क्या घोषित किया है, तो 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में उन्होंने कहा है मनाया जाएगा, संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये जो है किसने घोषणा की है, तो अपने जो गृह मंत्री अमित शाह जी उन्होंने घोषणा की है, याद रखिएगा। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इसके बारे में आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है पूछा जा सकता है। यहाँ पे दिया है भारत की शॉर्ट फिल्म अनुजा का ऑस्कर के लिए नामांकन। तो आइए जानते हैं। तो ये जो है लॉस एंजिल से न्यूज़ आ रही है। तो भारत की शॉर्ट फिल्म अनुजा को 97वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म श्रेणी के लिए नामांकन किया गया है। यह फिल्म एलियन, ए एम नॉट ए रोबोट, द लास्ट रेंजर और ए मैन हु वुड नॉट रीमेन साइलेंट से मुकाबला करेगी। तो याद रखिए यहाँ पे पूछ लिया जाएगा ऑस्कर अवार्ड के लिए कौन सी फिल्म जो है नामांकन किया गया है, कौन सी फिल्म का, इतना पूछा जा सकता है।
अब यहाँ पे एक पॉइंट ये महत्वपूर्ण हो जाता है, एयर इंडिया तेल अवीव के लिए 2 मार्च से फिर से उड़ान शुरू करेगी। ये बंद क्यों कर दी गई थी? तो इसराइल और जो हमास का युद्ध चल रहा था उस समय बंद कर दी गई थी। अब फिर से एक घोषणा हो चुकी है, 2 मार्च से फिर से उड़ान भरी जाएगी। याद रखिए, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है, भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले शतरंज खिलाड़ी बने गुकेश। तो यहाँ पे भारत के सर्वोच्च रैंकिंग में जो है गुकेश जी आ चुके हैं। अब यहीं पे पूछ लिया जाएगा, भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले शतरंज खिलाड़ी बने कौन बने? तो गुकेश जी बने। याद रखिए, सबसे कम उम्र के जो हैं शतरंज चैंपियन बने, तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है इनका नाम। आगे बात करते हैं, विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने नीदरलैंड के बिजान जी में चल रहे टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में जो है जर्मनी के विसेट कीमर को हराने के साथ ही अपने नाम एक और जो है उपलब्धि दर्ज कर ली है। किसको हराकर? तो जर्मनी के जो है विसेंट कीमर को हराकर। याद रखिएगा। अब गुकेश जी ने जो है अर्जुन एरेगेसी को पछाड़कर जो भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। अब इतना पूछा जाएगा कि शतरंज खिलाड़ी जो है सर्वोच्च कौन बन गए हैं? तो डी गुकेश जी बन गए हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं, दुनिया के 15वें और आनंद के बाद भारत के दूसरे सर्वोच्च खिलाड़ी हैं। याद रखिए कौन? तो गुकेश जी। याद रखिए, इतनी चीज़ें आपको याद रखें। बस आपको ये पूछा जाएगा कि शतरंज खिलाड़ी सर्वोच्च रैंकिंग में कौन है? तो ये जो हैं गुकेश जी हैं। इतना पूछा जाएगा आपसे। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये महत्वपूर्ण बन जाता है, वीरेंद्र सहवाग जल्द पत्नी से लेंगे तलाक। आई जानते हैं, इनका खेल पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो ये वीरेंद्र जो सहवाग हैं ये क्या है? तो बल्लेबाज है। याद रखिएगा। अगर बात करते हैं, 20 साल बाद जो है इनकी पत्नी से अपने तलाक ले रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो याद रखिए, कुछ कारण बने होंगे, आपको कारण ही पूछा जाएगा। बस आपको ये पूछा जाएगा इनका खेल क्या संबंधित है। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये वाला महत्वपूर्ण हो जाता है, एमसीए ने बताया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया, मुंबई क्रिकेट संघ ने गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम याद रखिएगा में 14,505 लाल गेंदें और सफ़ेद गेंदों से जो है इस्तेमाल करके क्या बनाया? तो क्रिकेट गेंद से सबसे बड़ा वाक्य बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है हासिल किया है। किसने? तो वानखेड़े स्टेडियम ने। ये किसने बताया? तो मुंबई क्रिकेट संघ ने बताया है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और अगर बात करते हैं, वानखेड़े स्टेडियम के 50 साल पूरे होने के लिए जो है एमसीए मतलब हो गया एक मुंबई क्रिकेट संघ। याद रखिएगा कि जो है समारोह में ये उपलब्धि हासिल की है, महत्वपूर्ण बन जाता है। और यहाँ पे एक स्टैटिक का ये प्रश्न महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि भारत के 2011 में धोनी की कप्तानी में दूसरा वनडे विश्व कप जीता था। याद रखिए, इस मैदान में याद रखिए 2011 में जो है दूसरा वनडे विश्व कप जो जीता गया था वो वानखेड़े स्टेडियम में जीता गया था। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी कुछ खास नहीं है। पूछा जाएगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है किसको जो है कौन सा स्टेडियम है? तो ये जो है वानखेड़े स्टेडियम है। याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि गणतंत्र दिवस है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, जनगण मन जो है संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में जो है अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन अगर बात करते हैं तो संविधान सभा की अंतिम बैठक भी होती है। अंतिम बैठक में यही निर्णय लिया गया था, राष्ट्रीय गान को जो है अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गान को साथ में राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था आज के दिन। तो अभी महत्वपूर्ण बन जाता है। ये देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसलिए आज चर्चा में है। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, जो इसमें बताया गया आज के दिन अपनाया गया था। गीत को भी जो है नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। किसको लिखा था? तो राष्ट्रीय गान को जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और किस में लिखा था? तो बांग्ला में लिखा था। अब बात करते हैं, पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। अब देखिए, पहली बार गाया कब गया था और जो है संविधान सभा द्वारा अपनाया कब गया, तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग महत्वपूर्ण बन जाते हैं। याद रखिए। अब संविधान सभा की बात आए तो इसका गठन कब होता है? देखिए, करंट से प्रश्न बनेगा तो ये पूछा जा सकता है। तो इसका गठन होता है जुलाई
जुलाई 1946 में होता है। इसमें सदस्य कितने थे? तो सदस्य की अगर बात करते हैं तो 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे, याद रखिए। अगर आप पॉलिटी पूरी देखना चाहते हैं तो मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखी है और मैं इस समय प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो आप क्लासें देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विस्तार से उसमें हम चर्चा करते हैं, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट दिया, विमान हादसे में होमी भाभा सहित 117 लोगों की जो है जान गई थी। आइए जानते हैं। आज के दिन मतलब हुआ था हादसा 24 जनवरी 1966 को हुआ था। इसमें कहाँ पे हुआ था? तो अल्पास माउंटेन रेंज में हुआ था। कौन से? तो एयर इंडिया बोइंग 707 जो है क्रैश हो गया था। इसकी वजह से जो है जान चली गई थी। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक बोले जाते हैं होमी जहांगीर भाभा सहित जो है 117 लोगों की जो है मौत हो गई थी, याद रखिएगा। अब यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो क्रैश हुआ है प्लेन, उसमें ये कहा जाता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी का जो है साजिश थी क्रैश करने की, ये बताया जाता है। किसकी? तो एजेंसी कौन सी है? तो एजेंसी CIA। आगे बात करते हैं। फिर यहाँ पे एक नाम और महत्वपूर्ण बन जाता है कर्पूरी ठाकुर जी का। आज के दिन इनका जन्म होता है। कब होता है? तो 24 जनवरी 1924 में जन्म होता है। कहाँ पे? तो बिहार में होता है। कहाँ पे? तो बिहार में कहाँ पे? तो समस्तीपुर में जन्म होता है, इसलिए आज चर्चा में, क्योंकि आज के दिन इनका जन्म हुआ था। अगर बात करते हैं तो इनका भूमिका जो रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल हुए थे और इसलिए जेल भी गए थे। इनका नाम महत्वपूर्ण बन जाता है, पिछली बार भी चर्चा में आया था। आगे बात करेंगे। आगे बात करते हैं 1952 आता है। तो 1952 की अगर बात करते हैं तो ये जो है बिहार विधानसभा के सदस्य बने। फिर 1970 की बात करते हैं। 1970 और 1977 में 2 बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखिए। 1970 में और 1977 में जो है 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, याद रखिएगा। तो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। 2 बार CM रहे हैं बिहार के। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं तो ये ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ये बन जाता है क्योंकि इनको 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और 2024 में कितने लोगों को दिया गया है भारत रत्न? तो ये जो है 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, जिसमें से कर्पूरी ठाकुर जी का भी नाम है। किनको दिया गया है? तो जो है कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया, लाल कृष्ण अडवाणी जी को दिया गया, चौधरी चरण सिंह को दिया गया, MS स्वामीनाथन जी को, PV नरसिम्हा राव जी को। तो 5 लोगों को दिया गया है भारत रत्न, जिसमें से इनका नाम भी शामिल था, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें आप इनके बारे में याद रखिए। आज चर्चा में इसलिए था, इनका जन्म आज के दिन हुआ था। तो यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण आज की जो 24 तारीख की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। और कोई डाउट बचता है, अगर आप डेली का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी और नई अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।